हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है उपेंद्र। जर्नी ऑफ सक्सेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ने वाले हैं। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल हिस्ट्री का पहला चैप्टर होगा और इससे पहले भी एक मैंने वीडियो डाली है जिसमें आप लोग देखेंगे कि हम हिस्ट्री को किस प्रकार से पढ़ेंगे और किन किन टॉपिक को पढ़ना है और कैसे एक टॉपिक को दूसरे से रिलेट करना है। ठीक है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देखिए, आपको पता चलेगा कि हम लोगों को हिस्ट्री कैसे पढ़नी है। ठीक है। तो चूँकि आज पहला चैप्टर है हमारा प्रागैतिहासिक काल, तो इसको हम देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। इसको प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल आपको ऐसे लिखा हुआ भी मिलेगा, और प्राक ऐतिहासिक काल ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। ये मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा है कि मैं आपको बता सकूं कि इस प्राक का मतलब होता है पूर्व। ठीक है। पूर्व अर्थात इतिहास का मतलब इतिहास के पूर्व का समय प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इतिहास के पूर्व का समय, पूर्व का समय। ठीक है। वो क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है। इसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि प्रस्तर काल, प्रस्तर काल और पाषाण काल, क्योंकि उस समय का मानव पत्थरों का ही प्रयोग करता था। ठीक है। पढ़ा लिखा तो था नहीं वो, और पढ़ने लिखने की ऐसी कोई शैली थी भी नहीं उस समय, इसीलिए उसको पाषाण काल भी कहते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, या अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आप लोगों को कि सबसे पहले अगर मानव की खोज की संज्ञा दी जाती है कि सबसे पहले मानव कहाँ पाया जाता था। ठीक है। तो सबसे पहले मानव अफ्रीका में पाया गया है। ठीक है। सर्वप्रथम सर्वप्रथम मानव अफ्रीका में पाया गया है। पाया गया है। ठीक है। अब जो ये अफ्रीका में मानव पाया गया था, इस मानव को प्राइमेट्स के नाम से जानते हैं। प्राइमेट्स। ठीक है। इस मानव को हम प्राइमेट्स के नाम से जानते हैं, और प्राइमेट्स का मतलब होता है नर मानव। ठीक है। इस प्राइमेट्स का जिस स्थान पर जन्म हुआ है उसको प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन 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 युग। ठीक है। प्लीस्टोसीन युग कहते हैं। इस प्लीस्टोसीन का मतलब होता है हिमयुग। हिमयुग अर्थात एक ऐसा स्थान जो चारों तरफ या चारों ओर से, या मतलब उस पूरे स्थान पर बर्फ़ बिछी हो। ठीक है। उस स्थान को कहते हैं हम लोग प्लीस्टोसीन युग, जिसका मतलब है हिमयुग। यहाँ पर पैदा होने वाला या पाए जाने वाले इंसान को प्राइमेट्स कहते हैं, जो नर मानव है। ठीक है। और यह पैदा हुआ था अफ्रीका में। ठीक। और इस समय का जो मानव था वो एकदम एक नंबर का असभ्य था। ठीक है। वो जैसे कि अभी जब हम इसके बाद पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जब एशिया महाद्वीप में जो मानव हम लोगों को मिला है, ठीक है, चाहे वो मध्य पाषाण काल में आकर या फिर नव पाषाण काल में आकर जो पूर्ण मानव का रूप ले लेता है, ये ऐसे मानव नहीं थे। ठीक है। इनको असभ्य मानव कहा जाता है। मतलब अगर अपनी भाषा में कहें तो नरभक्षी टाइप के थे। ठीक है। कि खुद इंसान थे और इंसानों को ही खा जाते थे। ठीक। तो इस तरह के मानव पाए गए थे सबसे पहले अफ्रीका में। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब प्रागैतिहासिक काल की खोज, चूँकि हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य तो है नहीं। ठीक है। तो हमें इनसे जो भी औजार प्राप्त हुए, जो भी इनके प्रयोग की वस्तुएं थी, वो हमें प्राप्त हुए, और उन्हीं से हम लोगों ने पता लगाया कि प्रागैतिहासिक काल का समय क्या था। ठीक है। तो इन सभी वस्तुओं का या औजारों की खोज करने के लिए हमारे देश में जो संस्था है उसको कहते हैं पुरातात्विक विभाग। ठीक है। पुरातात्विक विभाग। अब इस पुरातात्विक विभाग की स्थापना होती है 1861 में। ठीक है। पुरातात्विक विभाग के जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम।
अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातात्विक विभाग के जनक माने जाते हैं और जिस समय इस विभाग की स्थापना होती है उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन। ठीक है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि जो ये पुरातात्विक विभाग है यह भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह आता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने सिर्फ मानव की जानकारी के लिए आपको ये बातें बताई हैं, लेकिन ये जो जानकारी है कि पुरातात्विक विभाग की स्थापना भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को और लॉर्ड कैनिन के समय इस विभाग की स्थापना होती है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये विभाग आता है। ये सभी पॉइंट क्वेश्चन के हिसाब मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हैं, अक्सर ये चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को देखेंगे। अब पूरा पाषाण काल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि समय काल के हिसाब से यानी कि सबसे लंबा समय किस कालखंड में मानव ने बिताया था। ठीक है, तो सबसे जो लंबा कालखंड है वो है पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित करके देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, अब इसको 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। ठीक, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। ठीक है, और यहाँ आएगा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक कहते हैं। पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक युग। ठीक है, इसको मीसोलिथिक कहते हैं। मीसोलिथिक युग। और इसको नियोलिथिक युग कहते हैं। नियोलिथिक। नियोलिथिक युग। ठीक है, जो पूरा पाषाण काल है इसको हम 25 लाख BC से 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, नहीं कंफर्म होना चाहिए ना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 10,000 BC तक काउंट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 12,000 BC से और 7,000 BC तक काउंट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 10,000 BC से 4,000 BC तक या 2500 BC तक काउंट करते हैं। देखिए, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ने के लिए अलग अलग किताब का प्रयोग करते हैं तो आप लोग देखिएगा अलग अलग किताबों में, ठीक है, आप लोगों को इनका जो समय का विवरण है वो आपको अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो इसके समय को लेकर आप लोग मन में कोई विवाद मत पैदा कीजिएगा। हाँ, इसके समय से एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव ने सबसे लंबा समय किस कालखंड में बिताया है, तो वो पूरा पाषाण काल है जिसमें 25 लाख BC से 10,000 BC तक का समय बिताया गया है। ठीक है, इसके अलावा इनके जो कालखंड हैं इनसे क्वेश्चन अभी तक नहीं बने हैं। ठीक है, और ये थोड़ा विवादित भी है क्योंकि साक्ष्यों के आधार पर इनका निर्धारण हो पाता है, तो इसीलिए ये अभी तक मतलब हम लोगों को आप देखिए इसमें 12,000 BC है और यहाँ पे 10,000 BC है, ये 7,000 है और यहाँ पे 4,000 भी है और 2500 BC भी है। अब इसमें ऐसा बताया जाता है कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल ये आगे पीछे ही एक साथ आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसके समय को लेकर आप लोग मन में कोई भी दिक्कत मत रखना।
ठीक है। अब चूँकि ये इतना लंबा कालखंड है 25 लाख BC से 10,000 BC तक, तो हम इसको अपनी सुविधा के लिए 3 अलग अलग कालखंडों में बांट लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसमें है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। यह होता है 25 लाख BC से 50,000 BC तक, ठीक है। उसके बाद है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक। ये 50,000 BC से 40,000 BC तक है। इसके बाद है उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। उच्च पूरा पाषाण काल ये 40,000 से 10,000 नहीं 12,000 तक है। 12,000 BC तक है, ठीक है। इसके बाद में आप एक हेडिंग और बना सकते हैं जो होगा ताम्र पाषाणिक युग, ठीक है। ये वह समय है जब मानव को तांबे की जानकारी हो गई थी, और चूँकि आप लोग देखेंगे कि ब्रुसफुट नामक व्यक्ति को जो कुल्हाड़ी प्राप्त होती है, हैंड एक्स जिसको बोला जाता है, वो कुल्हाड़ी जो उसका हत्था होता है कुल्हाड़ी का, वो तांबे का बना हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इस समय पे मानव जो है तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग करके हथियारों का प्रयोग करता था, हथियार बनाता था, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग भाग में तो नहीं बांटेंगे, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये भारत में किन किन राज्यों में था, ठीक है। ये मध्य पाषाण काल है, तो आप मध्य से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, MP, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं भीमबेटका वगैरह, ठीक है। इसके बाद है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और फिर है बिहार, ठीक है। यहाँ पर भीमबेटका है राजस्थान में, तो आपको पता ही है। यहाँ पे नागौर है, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर है, इलाहाबाद है, बिहार में एक जगह पड़ती है, मतलब जगह पड़ता है जिसको हम सारण के नाम से जानते हैं, छपरा है, वहाँ पर एक जगह है चिरांद, ठीक है। वहाँ से भी मानव कंकाल मिले हैं, ठीक। इसके अलावा है नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल भारत में किन किन स्थानों पर या किन किन दिशाओं में पाया जाता है, तो इसके साक्ष्य मिले हैं उत्तर पश्चिम भारत, ठीक है, कश्मीर, पूर्वी भारत, ठीक है, उत्तर भारत, ठीक, और प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। अब देखिए कि जो पूरा पाषाण काल था, जब मैं अब इसके बाद, चूँकि ये तो कालखंड के हिसाब से मैंने बांटकर आप लोगों को दिखाया है यहाँ पर, इसके बाद में मैं आप लोगों को पूरा पाषाण काल हेडिंग बनाऊंगा और इसकी पूरी डिटेल एक साथ, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल की हेडिंग और उसकी डिटेल, फिर नवपाषाण काल और इसकी डिटेल, ठीक है। हम ऐसे करके इसको पढ़ेंगे। अब देखिए, पूरा पाषाण काल एक ऐसा समय है कि जब इंसान को आग की जानकारी थी, ठीक है। पूरा पाषाण काल में इंसान को आग की जानकारी थी, लेकिन उसको प्रयोग नहीं मालूम थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि उसको आग का जो प्रयोग है वो आप लोग नवपाषाण काल में देखेंगे, ठीक है। लेकिन आग की जानकारी कब होती है उसको? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो आखेटक था। आखेटक समझते हो ना? मतलब आखेटक मतलब भोजन को इकट्ठा करने वाला, घर से बाहर जाके भोजन, क्योंकि उसको खेती करने से कोई मतलब नहीं था, आग की सिर्फ जानकारी थी, प्रयोग उसको नहीं पता था, ठीक है। कृषि से उसका कोई लेना देना नहीं था, तो वो आखेटक था, अर्थात खाद्य संग्राहक, ठीक है। भोजन को इकट्ठा करता था बस, ठीक है। और आप एक चीज़ और, ये कंफ्यूज मत होना आप लोग इस समय अवधि को लेकर, इसलिए मैंने, चूँकि ये बहुत लंबा कालखंड है, आप लोग इसको सही से पढ़ सको, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर आप देखते हैं 12,000 BC और यहाँ पर भी आप देखते हैं 12,000 BC, ठीक है। तो कुछ ऐसे काम जो 12,000 BC में यहाँ पर भी होते हैं और यहाँ पर भी होते हैं, ठीक है।
लेकिन उसको आप लोग मध्य पाषाण काल में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहा है तो आप लोग पीसीएस की तैयारी करने वालों को तो सबको पता ही है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उच्च पूरा पाषाण काल के समय में मानव की क्या स्थिति थी, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये जो पूरा पाषाण काल है, इस समय दो संस्कृति भी विकसित हुई थी। एक तो थी शल्क संस्कृति और एक थी फलक संस्कृति, ठीक है। ये दोनों ही संस्कृति पत्थर से संबंधित, मतलब ये पत्थर, देखिए शल्क पत्थर पाए जाते हैं और फलक पत्थर भी पाए जाते हैं। इस फलक का मतलब होता है ब्लेड, ठीक है, ब्लेड यानी कि एक धारदार पत्थर, ठीक। और इनकी मिली हुई संस्कृति भी यहीं पे पाई जाती है, जिसको बोलते हैं, मैं आगे लिख देता हूँ शायद यहाँ दिखाई ना दे, शल्क फलक, शल्क फलक संस्कृति, ठीक है। शल्क फलक संस्कृति, ये चूँकि पत्थरों के ही प्रकार हैं तो उस तरह के उनको औजार वहाँ पर प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसको उस पत्थर के नाम की ही संस्कृति बना दी गई है, ठीक है। देखिए, जो शल्क संस्कृति है और जो फलक है, ये एक सोहन घाटी है पाकिस्तान में, जिसको सोनी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो बलूचिस्तान का एरिया है, उस एरिया में इस तरह की संस्कृति पाई गई है। और जो ये फलक संस्कृति है, ये हमारे यहाँ की जो बेलन घाटी है, तुंगभद्रा घाटी है, ठीक है, नर्मदा घाटी है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में है, मिर्ज़ापुर है, तो वहाँ पर इस तरह की संस्कृति पाई गई है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसको आप नोट भी कर लेना, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से थोड़े मोस्ट हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं, और खासकर पीसीएस में, ठीक है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसको अलग अलग हेडिंग बना के, कि पहले पूरा पाषाण काल और फिर ऐसी मध्य और फिर नवपाषाण काल, इसकी मैं अलग अलग हेडिंग बनाऊंगा, और अलग अलग इनकी जो भी विशेषताएं रही हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा। चलिए तो प्रारंभ करते हैं हम लोग पूरा पाषाण काल। देखिए, पूरा पाषाण काल, सर्वप्रथम आप लोग एक हेडिंग बनाइएगा, ठीक है। और पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो एक आखेटक मानव था, ठीक है, मतलब वो एक खाद्य संग्राहक था, ठीक। उसको उस समय पर एक भोजन ही ऐसी मतलब वस्तु या चीज़ थी जिसकी उसे सर्वाधिक आवश्यकता थी, ठीक है। इसके अलावा उसे कोई आवश्यकता नहीं थी, कपड़े पहनता नहीं था वो, ठीक है, पैसों की कोई जानकारी थी नहीं उसको, तो उसको सिर्फ एकमात्र चीज़ चाहिए थी, वो था भोजन, ठीक। तो वो भोजन को इकट्ठा करता था और अपना जीवन यापन करता था, ठीक है। तो भोजन को इकट्ठा करना या खाद्य सामग्री को इकट्ठा करना, उसको आखेटक बोला जाता है, ठीक है। मतलब घर से बाहर जाकर चाहे फ्रूट्स वगैरह, मतलब फ्रूट्स तो क्या, फल, ठीक है, या फिर शिकार करना, वो आखेटक कहलाता है, ठीक। फिर उसके अलावा जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस समय इन लोगों को आग की जानकारी थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इस समय आग की जानकारी थी, उन लोगों को आग का प्रयोग नहीं जानते थे, ठीक है। इस समय जिस पत्थर का ये लोग औजार के रूप में प्रयोग करते थे, उसको क्वार्टजाइट पत्थर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिस पत्थर का वो लोग इस्तेमाल करते थे औजार के रूप में, उस पत्थर को क्वार्टजाइट पत्थर कहा जाता है, ठीक है। अब सुविधा के लिए इनके उपकरणों को दो भागों में इतिहासकारों के द्वारा बांटा गया है, ठीक है। एक तो है चोपर चोपिंग, जो सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। ये सोहन नदी घाटी पाकिस्तान में है, ठीक है, सोहन नदी घाटी कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट नामक व्यक्ति ने एक हैंड एक्स प्राप्त किया था। हैंड एक्स कहते हैं हाथ की कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी, ठीक है। और हैंड एक्स में आप लोग देखेंगे अलग अलग किताबों में वर्णन है कि हाथ की कुल्हाड़ी तो ठीक है, लेकिन उन्होंने इसको खुरपा या खुरपी, ठीक है, फावड़ा या कुदाल, हाथ की कुल्हाड़ी, खुरपा खुरपी, जो मतलब आप लोग अक्सर देखते हैं ना, जो किसान भाई हैं उन लोगों को तो पता ही होगा कि खुरपा क्या होता है और फावड़ा क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह के औजार प्राप्त हुए, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को वैश्विक पुरातात्विक भी कहा जाता है, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फुट को वैश्विक
पुरातात्विक भी कहा जाता है। इन्होंने मद्रास के पल्लवरम में हैंड एक्स की खोज की थी। मद्रास जो आज का चेन्नई है वहाँ पर पल्लवरम नामक स्थान पर हैंड एक्स की खोज की थी। और हैंड एक्स का मतलब मैंने आप लोगों को भी बताया है, हाथ की कुल्हाड़ी। ठीक है। और दूसरा आप लोग यहाँ देख रहे होंगे जो लिखा हुआ है चॉपर चॉपिंग। ठीक है, तो चॉपर चॉपिंग भी एक संस्कृति है, संस्कृति। ठीक है, चॉपर चॉपिंग क्या है? एक संस्कृति है जो सोहन नदी घाटी से हम लोगों को प्राप्त होती है, जो पाकिस्तान में है। अब ये चॉपर चॉपिंग होता क्या है? ठीक, देखो उस समय के मानव, आप लोग बिल्कुल ये बात ध्यान रखो कि उस समय के मानव को सिवाय पत्थर के अलावा किसी अन्य हथियार या अन्य धातु की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, तो ये चॉपर चॉपिंग भी पत्थर के हथियारों से ही संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा भारत में एकमात्र मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक जगह है लोकल, जो हथनौरा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हथनौरा नामक स्थान से भारत में एकमात्र मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है, और उस मानव जीवाश्म में प्राप्त हुई है हमें मानव की खोपड़ी। ठीक, और ये मानव, अब आपसे क्वेश्चन इसमें कैसे पूछता है कि भारत में एकमात्र मानव जीवाश्म किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश से। किस घाटी से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से। किस ज़िले से प्राप्त हुआ है? होशंगाबाद से। किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हथनौरा से। ठीक है, और क्या प्राप्त हुआ है? तो मानव की खोपड़ी। ठीक, अगर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसको ऐसे कीजिएगा। फिर उसके अलावा है, आप इसमें देखिए ये भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, जहाँ से आपको मानव चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब जो यहाँ का मानव था ना, वो चित्रकारी करना उस समय जानता था, और आपको इसमें देखने को मिलेगा कि उसी समय के मानव ने कुत्ता पालना शुरू किया था और श्रृंगार करना भी शुरू कर दिया था। अब देखिए, जनरली हम लोग देखते हैं कि जो पशुपालन है वो आप लोगों को नवपाषाण काल या मध्य पाषाण काल के अंत में दिखाई पड़ता है, वो बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, लेकिन पशुपालन में उन्होंने जो कुत्ता, इन्होंने पहला जो जानवर पाला था पशुपालन में, कुत्ता, ये आप लोग देखते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, जब पूरा पाषाण काल को मैंने अलग अलग भागों में बांटा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक जो सबसे निचली हेडिंग था ताम्र पाषाण से ऊपर, आप देखिए तो उच्च पूरा पाषाण काल है। ठीक है, अब वो समय और मध्य पाषाण काल का समय लगभग एक जैसा है। ठीक है, तो उस समय का मानव जो मध्य एशिया से आगे बढ़ रहा था भारत की तरफ, आप जब मैप में देखेंगे उसको कि पाकिस्तान के बाएं हिस्से से, ठीक है, वो जब पाकिस्तान के बाएं हिस्से से वो पाकिस्तान की तरफ अग्रसर हुआ था, जिस समय आप उसको बलूचिस्तान में देखते हैं। ठीक, तो वहाँ पर वो रहने लग गया था और रहते हुए उसने कुत्ता पालन की शुरुआत कर दी थी। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से कि पशुपालन की शुरुआत या कुत्ता पालने की जो कुत्ता सर्वप्रथम मानव ने पाला था वो किस कालखंड में पाला था, तो आप उसको मध्य पाषाणिक काल ही लगाएंगे। ठीक है, और हाँ, इस समय आप लोग एक चीज़ और देखते हैं, श्रृंगार। ठीक है, तो ये श्रृंगार भी आप लोग उच्च पूरा पाषाण काल के समय में ही देखते हैं, जब महिलाओं के द्वारा श्रृंगार किया जा रहा था। ठीक, अब मैं बता रहा था आप लोगों को चित्रकारी के लिए, तो देखिए इस समय 2 या 3 प्रकार की चित्रकारी फेमस हो गई थी, मतलब उस समय लोग किया करते थे। एक तो दीवारों पर, ठीक, जिसको भित्ति चित्रकारी, ठीक है, और एक थी शैल चित्रकारी। ठीक है, लेकिन भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्रकारी प्राप्त हुई है हम लोगों को, वो भित्ति चित्रकारी है। ठीक है, ये भित्ति चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि ये शैल चित्रकारी, पत्थरों पर भी इंसान के द्वारा चित्रकारी की जाती थी। ठीक, अब उनकी उस समय की चित्रकारी भी बड़ी अनोखी होती थी। ठीक है, उस समय वो लोग जानवर वगैरह का चित्र बनाया करते थे। ठीक है, और कैसे भी आप लोग देखिएगा, अक्सर ये आप लोगों को गूगल पे या किताबों में मिल जाएगा, बिल्कुल एकदम उल्टा सीधा चित्र बनाया करते थे वो लोग, पता नहीं कैसे, कि ऐसे उन्होंने एक सीधा सा, मतलब एक सीधी सी लकीर खींच दी और उसी में बस ऐसे करके 2 हाथ निकाल दिए और पैर, और बस ये मानव था उनका। ठीक है, तो इस तरह की चित्रकारी आप लोगों को, वो भी दीवारों पर, भित्ति चित्रकारी आप लोगों को देखने को मिलती है भीमबेटका की गुफाओं में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। ठीक, कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं, तो मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है, और यहाँ पर भित्ति चित्रकारी फेमस है, जो आप लोगों को पूरा पाषाण काल के बारे में दिखाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद में देखते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल, और उसके बाद में देखेंगे हम लोग नवपाषाण काल। चलिए तो शुरू करते हैं हम। ये मध्य पाषाण काल, जैसे आप लोगों ने अभी देखा था, इससे पहले पूरा पाषाण काल, ऐसे ही आप इसकी हेडिंग बनाइएगा, मध्य पाषाण काल की।
देखिए मध्य पाषाण काल जो ये समय था, इस मध्य पाषाण काल के खोज करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है C.L. कार्लाइल, C.L. कार्लाइल नामक व्यक्ति को। इन्होंने इस समय के उपकरण को खोज कर ये बताया था कि यह मध्य पाषाण काल के हैं, इसलिए C.L. कार्लाइल को मध्य पाषाण काल का जनक माना जाता है। ठीक है, अब इसके नीचे लिखा हुआ है अंत्योष्ठी। अंत्योष्ठी को जैसे हम लोग जब दिवंगत के बाद में जो अंतिम क्रिया होती है उसको अंत्योष्ठी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हिंदू धर्म है तो वहाँ पर इंसान को जलाया जाता है और मुस्लिम या अन्य धर्मों में इंसान को दफनाया जाता है। ठीक है, तो ये अंत्योष्ठी कार्यक्रम या क्रिया जो भी आप इसको कहें, इसकी शुरुआत हुई थी मध्य पाषाण काल में। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अंत्योष्ठी की शुरुआत मध्य पाषाणिक काल में किया गया था। ठीक है, अब आपने देखा कि पूरा पाषाण काल में जो मानव था उसके जो हथियार थे उस पत्थर को क्वार्टजाइट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो इस समय का मानव है इसके हथियार को माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं। माइक्रो का मतलब आप जानते ही हैं कि माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ठीक है, और लिथ मतलब पत्थर, यानी पत्थर के छोटे हथियार। ठीक है, तो इस समय का जो मानव था वो थोड़ा पहले की तुलना में समझदार हो गया था, तो उसने जो है हथियारों को और बेहतर बनाया था, जिसको माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है, इस समय के मानव शिकार करता था, मछली पकड़ता था और खाद्य संग्राहक तो पहले से ही था, शिकारी भी पहले से था, लेकिन उसने मछली पकड़ना इसमें और शुरू कर दिया था। इस समय के मानव के अस्थि पंजर हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होते हैं, क्योंकि इस समय पर अंत्योष्ठी का काम शुरू कर दिया गया था। अर्थात इस समय पर जो है मानव अपने किसी पूर्वज की मृत्यु के बाद में उसको दफनाते थे। ठीक है, तो अब जिस काल में सबसे ज़्यादा मानव दफनाए गए हैं उसी काल के अस्थिपंजर प्राप्त होंगे, उसी काल के हमें जो है कंकाल प्राप्त होंगे। ठीक, तो इस समय के मानव को दफनाया जाता था, इसीलिए सबसे ज़्यादा हमें अभी के अस्थिपंजर प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद है भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है, तो वो बागौर है। बागौर ये राजस्थान में पड़ता है, भीलवाड़ा जिले में पड़ता है और कोठारी नदी के तट पर है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ RJ, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागौर नामक स्थान है, जो अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। इसके अलावा है पशुपालन के प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए हमें, वो हुए हैं आदमगढ़ से। ठीक है, ये आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। ठीक, और बागौर राजस्थान में है। यहाँ से हम लोगों को पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये था आपका मध्य पाषाणिक काल, जिसमें जो मनुष्य जो औजार इस्तेमाल करता था, प्रयोग करता था, उसको माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं। और अंत्योष्ठी की शुरुआत हो चुकी थी। मध्य पाषाणिक सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक जो स्थल है वो बागौर है, और पशुपालन के प्राचीनतम जो साक्ष्य अभी तक प्राप्त हुए हैं हमें, वो आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान में है। ठीक है, ये जितने भी मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट लिखवाए हैं ये सभी के सब महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो इसके बाद देखते हैं हम लोग नवपाषाण काल के बारे में। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं अब नवपाषाण काल के बारे में। सर्वप्रथम नवपाषाण काल के खोजकर्ता जो हैं वो हैं डॉक्टर प्राइमरोज। इन्होंने 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगूर नामक स्थान से उपकरण की खोज की थी। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि ये उपकरण नवपाषाण काल के हैं, इसलिए इनको नवपाषाण काल का खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, डॉक्टर प्राइमरोज। और इसके अलावा आप इसमें देखते हैं कि प्रथम प्रस्तर उपकरण के खोजकर्ता, ये पूछा गया है कि प्रथम प्रस्तर उपकरण के खोजकर्ता कौन हैं, तो लॉ मंसूरिये नामक व्यक्ति। इन्होंने उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से पहला पत्थर का बना हुआ उपकरण खोजा था, लॉ मंसूरिये। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस काल की प्राचीनतम बस्ती हम लोगों को मेहरगढ़ के जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला इलाका है, वहाँ पर एक जगह है मेहरगढ़, जहाँ पर आपको इस काल की प्राचीनतम बस्ती देखने को मिलती है। ठीक है, और यहीं पर आपको नवपाषाण काल का प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। ठीक है, और इससे पहले जो आप लोगों ने देखा था आदमगढ़ और
बागौर, ठीक है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश का था, वो भारत में थे, ठीक है। वो भारत के मध्य पाषाणिक काल के प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर नव पाषाणिक काल के प्राचीनतम साक्ष्य आपको मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जो बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यहाँ से आप लोगों को प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सुलेमान एवं किरथर, तो ये दो पहाड़ी हैं जिनके बीच में मेहरगढ़ स्थित है, ठीक है। सुलेमान एवं किरथर, ये दो पहाड़ी हैं जिनके बीच में मेहरगढ़ स्थित है। तो यहाँ से आपको प्राचीनतम बस्ती देखने को मिलती है, और इस काल का, नव पाषाणिक काल का कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी आपको यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा धान एवं चावल, ठीक है, कि सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो अपना इलाहाबाद या वर्तमान का प्रयागराज, यहाँ पर एक जगह है कोल्डी हवा, ठीक है, कोल्डी हवा। तो यहाँ पे 7000 वर्ष पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं धान एवं चावल के, ठीक। इसके अलावा ये पूछा हुआ ये भी एक क्वेश्चन है कि सभ्य मानव, ठीक, सभ्य मानव या होमो सेपियंस, ठीक है, की शुरुआत कब से मानी जाती है, ठीक। तो नवपाषाण जो काल है, यहाँ से होमो सेपियंस या सभ्य मानव, जो कपड़े पहनना, रीति रिवाजों को फॉलो करना और ज़िंदगी को सही तरीके से जीने का एक जो सलीका है वो सीखा था। तो इसीलिए सभ्य मानव की जो शुरुआत है वो नवपाषाण काल से मानी जाती है, ठीक है। और इसी समय पे जो मालिक, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती थी और उसका कोई पालतू अगर कुत्ता था, ठीक है, तो उस कुत्ते को उस मालिक के साथ में दफनाया जाता था, ठीक। तो ये सब जानकारी हम लोगों ने देखा है इधर इससे। और इसके अलावा देखिए, कृषि एवं पहिए की खोज, कृषि एवं पहिए की खोज, ये नवपाषाण काल की देन है। अब आप इसमें देखते हैं बुर्जहोम, ठीक है, बुर्जहोम। तो ये बुर्जहोम श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है श्रीनगर, जहाँ पर आपको बुर्जहोम देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको मृदभांड प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो बुर्जहोम में आपको मृदभांड प्राप्त हुए हैं जो श्रीनगर में है, ठीक है। तो देखिए, आग की जानकारी आपको थी, आग की जानकारी आपको कब हो गई थी, पूरा पाषाण काल में। आग का प्रयोग, आग का पूर्ण प्रयोग करना आपने सीखा है नवपाषाण काल में, ठीक है। इसके अलावा कृषि करने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, या मानव जो कृषि से पूर्ण रूप से मतलब जानकारी जिसको हो गई थी, कृषि करने की पूरी जानकारी, तो वो नवपाषाण काल में है, ठीक है। पहिए की खोज नवपाषाण काल में है, ठीक है। और हाँ, एक शब्द और था अंत्योष्ठि, ठीक है, उसको संस्कार बोला जाता है कि अंत्योष्ठि जैसा संस्कार ये किस समय पे प्रारंभ होता है, तो मध्य पाषाणिक काल में है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं, मैं आपको मैप से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो एक बार मैं आप लोगों को मैप के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पर क्या चीज़ पाई गई है, ठीक है। देखिए, ये है मद्रास, जो आज का चेन्नई है, ठीक है। यहाँ पर एक जगह है मल्लेवरम, वहाँ पर आप लोगों को कंकाल प्राप्त हुआ है, ठीक है। मतलब पुरातत्ववेत्ता को कंकाल की प्राप्ति हुई है। वो जगह कौन है, कहाँ पर है, मद्रास, मल्लेवरम, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश में एक ज़िला है रायसेन ज़िला, ठीक है, जहाँ पर रायसेन की पहाड़ियाँ भी हैं। तो वहाँ पर जो गुफा है भीमबेटका, यहाँ से आपको चित्रकारी की प्राप्ति होती है, ठीक है, भित्ति चित्रकारी। इसके बाद में यहाँ पर बिहार में एक जगह है चिरांद, ठीक है, जगह है चिरांद, जहाँ मतलब वो छपरा ज़िला है, उसको सारण के नाम से जानते हैं। वहाँ से आपको मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। फिर ये अपना उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का कोल्डी हुआ, जहाँ से आपको चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अर्थात धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। फिर एक यहीं पर एक जगह है गौतम बुद्ध नगर के आसपास, नहीं, वो इलाहाबाद के आसपास ही है, लहुरा देव, ठीक है। लहुरा देव अभी मतलब ये नई खोज के आधार पर बताया जाता है कि 8000 ईसा पूर्व, 8000 BC। अब मैंने आपको कोल्डीवा जो लिखवाया है वो 7000 ईसा पूर्व लिखवाया है, लेकिन जो लहुरा देव से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कृषि के, वो 8000 ईसा पूर्व हैं, ठीक है। तो अगर समय के अनुसार आपसे पूछे कि भारत में सबसे पुराना मतलब वो स्थान कौन सा है जहाँ से धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो लहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व प्राप्त हुए हैं और कोल्डीवा से 7000 ईसा पूर्व प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। फिर जम्मू कश्मीर का है बुर्जहोम, यहाँ से आपको मृदभांड प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये है मेहरगढ़ जो पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है, और ये यहाँ पर इधर मध्य एशिया है जहाँ से मनुष्य का आगमन भारत की तरफ होता है, ठीक है। और यहीं से आने वाले मानव को ही हमने सभ्य मानव कहा है। मध्य पाषाण काल में मानव यहाँ पे ठहरता है,
ठीक है। और यहीं पर मध्य पाषाण काल में ही मानव ने, जब यहाँ से वो यहाँ आया था तो आते वक्त ही उसने मतलब इसके मध्य पाषाण काल के प्रारंभ में ही कुत्ते को पालना शुरू कर दिया था। ठीक, तो ये मेहरगढ़ वो स्थान है जहाँ से आपको कृषि के या आवास के पुराने साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। और ये मैप के लिए तो पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैप इतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन चूँकि मुझे बताना था तो इसलिए मैंने ऐसा बनाया। बाकी अगर देखो गलत तो है ही ये, क्योंकि पूर्ण रूप से नहीं बना है, क्योंकि भारत का नक्शा है तो सही बनना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और ये आपका प्रागैतिहासिक काल का चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर हाँ इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो ये आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए। उसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं इस पर पुनः वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और अच्छे से समझाऊंगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए। ठीक, तो तब तक के लिए अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।